फ्रेंड्स, मैं सपना शर्मा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मेरी ये अप्लाइड मैकेनिक्स की थर्ड क्लास है, जो यूनिट फर्स्ट है। इसे हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं कि बल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बट इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और कोई भी डाउट है वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने नोट्स बना के स्टार्ट करना शुरू किया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक फिनिश हो पाएंगे और आप लोगों को उसमें दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए अब मैं नोट्स बनाकर ही इनको डिस्क्राइब किया करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा हम वस्तु की अवस्था को चेंज कर देते हैं या चेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बल वह वाह कारक है, मतलब बल वह वाह कारक है कि हम किसी भी वस्तु पर जब हम उसमें कोई भी फोर्स या कुछ भी चेंज करते हैं तो क्या होगा कि उसमें या तो चेंजेस आ जाते हैं या चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे हमने कोई भी एक कार ली, उसमें हमने कोई प्रेशर बाहर से इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि या तो उसका क्रिटिकल जो फोर्स मैंने एक बार बताया था आपको नेक्स्ट प्रीवियस उसमें, कि यदि एक्सटर्नल फोर्स क्रिटिकल उससे ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, वो मूव करने लग जाएगी। यदि कम हुआ तो नहीं करेगी। तो वही ये चेंज होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करेगा हमारे एक्सटर्नल फोर्स पर। फोर्स टू टाइप के होते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं, इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। अब इसकी एसआई में यूनिट होती है न्यूटन, सीजीएस में यूनिट होती है डाइन, और एमकेएस यूनिट में होती है केजी। ठीक है, अब ये इसका रिलेशन है कि 1 kg इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, और जिसको 10 न्यूटन भी कहते हैं, और ये 10⁵ डाइन भी होती है। तो इसको थोड़ा कंडीशन को देख लेना, इसको याद रखना, क्योंकि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स या फिर जो थोड़ा यूनिट कन्वर्जन करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा। जो एमकेएस यूनिट होती है उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, तो तब उसको एसआई यूनिट कहते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एमकेएस, जिसका एसआई ज़्यादातर तो जो एमकेएस में जो यूनिट होगी वही एसआई में यूनिट होगी, बट कभी कभी कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशंस हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है या प्रयत्न करता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने बोला कि वो या तो चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। यदि कोई बॉडी हमारी विरामावस्था में, मतलब वो रुकी हुई है, जब हमारी कोई बॉडी रुकी हुई है, हमने उस पर कोई फोर्स लगाया, या तो वो फोर्स उस बॉडी में कोई इफेक्ट कर पा रहा है या चेंजेस कर पा रहा है, तो वो चेंज करेगा या फिर वो प्रयास करेगा उस चीज़ को आगे बढ़ाने में। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, जब किसी बॉडी पर समान दो बल विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो बॉडी में कोई गति नहीं होती है, वह अपनी पहली अवस्था में रहता है, लेकिन बॉडी विकृत तथा डिफॉर्म हो सकती है, अर्थात बॉडी के शेप एंड साइज में अंतर आ जाता है। जैसे हमने कोई एक बॉडी ली है, इस बॉडी पे हमने 2 फोर्स लगाए हैं सेम डायरेक्ट, मतलब डायरेक्शन सेम है बट फोर्स हमारे सेम है। ठीक है, जब डायरेक्शन हमारी चेंजेस है, मतलब ये राइट साइड में टर्न कर रहा है, ये लेफ्ट साइड में चेंज कर रहा है। ठीक है, ये हमारी इस बॉडी को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, मतलब अंदर की साइड में हमने करा है, इधर से भी पुश हो रहा है। पुश हो रहा है तो क्या होगा कि ये इस पर इतना फोर्स लगेगा, तो फोर्स से क्या होगा, जो बॉडी होगी उसमें इधर से, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होगी, क्योंकि इधर से ये भी लगा रहा है, इधर से ये भी लगा रहा है, तो ये उसी जगह होगी। और लेकिन उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, वो बॉडी या तो टूट जाएगी या उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक हो जाएगा उसके अंदर। तो क्या होता है, जब किसी बॉडी पर समान 2 बल विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो बॉडी में कोई गति नहीं होती है, वो अपनी पहली अवस्था में ही रहता है, लेकिन बॉडी विकृत में डिफॉर्म हो जाती है, अर्थात बॉडी की शेप एंड साइज में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी पिंड को बल लगाकर खींचते हैं, मतलब पुल करते हैं। ये तो अभी हम उसमें फोर्स दे रहे थे, पुश कर रहे थे, तो अब मान लो बाई चांस इसको पुल कर रहे हैं हम, तो पुल करते हैं उसको टेंसाइल फोर्स कहते हैं। यहाँ से भी फोर्स की तरफ खींचा जा रहा है, तो क्या होगा, जो इसके कण होंगे यहाँ पे जो बॉडी के अंदर, वो कण जो होते हैं एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। जब वो कण दूर होने लगते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो ये साइज होगा वो बढ़ने इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, तो यदि किसी पिंड पर बल लगाकर उसे दबाया जाता है तो उसे संपीड़न बल कहते हैं। यदि टेंसाइल फोर्स जब उसको खींचते हैं और यदि उसको प्रेशर दिया जाता है तो संपीड़न बल कहते हैं, मतलब कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऑब्जेक्ट लिया है, कोई भी इस पर फोर्स लगाए हुए जा रहे हैं, मतलब खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो जब ये दोनों इस फोर्स लगा के इसको खींचा जाएगा किसी भी चीज़ से, रस्सी से या किसी भी चीज़ से, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब जो कण होंगे दूर दूर आ जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इससे ये बढ़ रहा है। कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा रहे हैं तो वो अंदर की साइड में कम होगा, अंदर की साइड में होगा तो मतलब ऑब्जेक्ट कम हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें टॉपिक इसका, किसी गतिमान पिंड पर बल लगाकर
उसकी दिशा को परिवर्तित कर देता है। मतलब कि यदि किसी हम पिंड पर बल लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, यदि वो उसकी डायरेक्शन जैसे इस साइड में जा रहा हो, हमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस साइड में आ जाएगी। तो क्या होता है, हम उससे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, इसमें किसी गतिमान बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी गति को या तो परिवर्तित मतलब चेंज किया जा सकता है, जैसे कम किया जा सकता है। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, कम, या बाई चांस कोई किसी 90 की स्पीड पे जा रही है तो उसको कम भी कर सकते हैं, या तो उसको ज़्यादा करना होगा ज़्यादा भी कर सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स लगा के। और हो सकता है कि हम उसको जीरो भी कर दें, ब्रेक लगा देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, या किसी चीज़ से रोक देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेज आ जाता है, तो एक बार इसको देख लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट इसमें है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। ये न्यूमेरिकल बेस पे, या फिर आगे हम एमआई करेंगे, स्ट्रेसेस वाले फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला टॉपिक। तो क्या है, बल के लक्षण क्या होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब बल का परिमाण क्या होता है। नेक्स्ट है बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। बल की क्रिया बिंदु, मतलब पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है फोर्स का। बल की क्रिया रेखा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है फोर्सेस का। तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार। बल का परिमाण, परिमाण मतलब कोई भी क्वांटिटी, उसकी जो संख्या होती है। तो इसमें क्या है, बल के परिमाण को ही संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी से देखो, ये बॉडी है, हमने इसमें 100 न्यूटन फोर्स लगाया है। जो ये 100 न्यूटन लगाया है, ये उसका परिमाण है, ये एन इसकी यूनिट है, 100 उसका वैल्यू है, नंबर है। ठीक है, इसको फोर्स को भी बताया था, एमकेएस में केजी कहते हैं, सीजीएस में डाइन बोलते हैं, टन एंड न्यूटन से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बल की दिशा मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसे बल की दिशा कहते हैं। जैसे ये ध्यान रख लेना, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट में ईस्ट और वेस्ट लेफ्ट साइड में। तो ये हमने इस पर एक फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स लगाया है, तो डायरेक्शन क्या है इसकी, राइट साइड मतलब ईस्ट साइड में है। तो इससे जिस डायरेक्शन के लिए उसका ये जो फोर्स लगाया जाता है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स होता है, उसको उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। वो राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। अब क्या है, बल की क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एक्शन, वस्तु के जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है उस बल का क्रिया बिंदु कहते हैं। वस्तु के जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है उसे बल का क्रिया बिंदु कहते हैं। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट बॉडी है कोई, इस बॉडी पर हमने ये लगाया फोर्स, तो जिस पॉइंट पर वो जो फोर्स लगाया है वो बॉडी से कनेक्ट हो रहा होता है या टच हो रहा होता है, उसको उस पॉइंट का क्रिया बिंदु कहते हैं। जैसे ए पॉइंट पर ये फोर्स इससे टच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया बिंदु हो जाएगा। अब क्या है, बल की क्रिया रेखा, वह रेखा जो बल की क्रिया बिंदु से गुजरती हुई बल की दिशा में खींची जाती है, उसे क्या कहेंगे, बल की क्रिया रेखा। जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया है, तो रेखा क्या हुआ, जिस जगह क्रिया कर रहा है, क्रिया कहाँ कर रहा है, ये वर्क कहाँ कर रहा है, इस ए पॉइंट पर। ए पॉइंट से होके जो हम लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो लाइन जा रही होगी यहाँ से होते हुए, वो उसकी बल की क्रिया रेखा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इंपोर्टेंट है, टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स। जैसे अभी थोड़ा सा उसमें बताया था, अब इसमें ठीक से बता रही हूँ मैं। टेंसाइल फोर्स क्या कहते हैं, इसको तनाव बल भी कहते हैं, तनन बल भी कहते हैं, खिंचाव बल भी कहते हैं। ऐसा बल जो वस्तु या पिंड के कणों को दूर हटाने का प्रयास करता है, उसे तनाव बल या तनन बल या खिंचाव बल कहते हैं। मतलब इसमें खिंचाव हो रहा है बॉडी का, तनाव आ रहा है, उसमें टेंसाइल हो रहा है, मतलब टेंशन पैदा हो रही है। तो ऐसी चीज़, जैसे हमने एक कोई बॉडी ली, ऐसा बल बॉडी ली, उसमें हमने फोर्स लगाया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ये बॉडी आगे की, इसकी जो बॉडी होगी, जितना भी इसका साइज होगा, वो साइज जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा बल जो बल की दिशा की माप को बढ़ाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, टेंसाइल फोर्स कहते हैं। इसको थोड़ा देख लेना अच्छे से, याद भी कर लेना इसको थोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ये बल दोनों सिरों पर दो बराबर व विपरीत दिशा में लगाकर खींचते हैं, तो ये बल कणों को एक दूसरे से दूर करने का प्रयत्न करता है, जो अभी मैं बता रही थी। जैसे हमने एक ये रेड पॉइंट से, जो रेड से बना हुआ है पेन से, वो कोई हमने बॉडी है, ये हमने फोर्स लगाया है, इस रेड वाले की एल लंबाई है, जब इसको खींचा गया तो इसके अंदर चेंजेस आए, जो कि इतना, ये जो ब्लू लाइन से बना हुआ है, ये इसकी बाद में बॉडी हो गई है। अब क्या है इसमें, कंप्रेसिव फोर्स, ऐसा बल जो बल की दिशा की माप को कम कर देता है या कम करने का प्रयास करता है, उसे कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। ये बल दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट की तरफ, इंटरनल साइड अंदर की तरफ लगाया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हो हम एक बॉडी ली है, ये जो रेड बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया है। जब फोर्स लगाया है तो जो कण होंगे उन पर प्रेशर पड़ेगा तो वो पास में आ जाएंगे, तो उसकी जो लेंथ है कम हो गई, कितनी रह गई, ये ब्लू वाली लाइन।
तो ये संपीड़न हो गया। इम्पोर्टेंट है, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस वर्ड से ही पता चला स्वतंत्रता मतलब बलों में आपस में स्वतंत्रता होगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी एक दूसरे पर। ठीक है, तो देखते हैं इस बल के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, यदि किसी पिंड पर अनेक बल कार्य कर रहे हों तो प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव इस प्रकार से डालता है कि पिंड पर अन्य कोई बल कार्य न कर रहा हो। अर्थात प्रत्येक बल पर पिंड अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालता है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि यदि हमने कोई पिंड लिया, कोई बॉडी ली है, उस बॉडी पर हमने एक कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो, यदि उस बॉडी पर हमने एक और कोई फोर्स लगाया, उसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट एक दूसरे, दो फोर्स लगाने से उन इफेक्टों में कोई चेंजेस नहीं आया। कि पता चला कि हमने कोई बॉडी ली, उसमें हमने फोर्स लगाया, तो उसमें पहले जैसे ही हमने 5 न्यूटन का लगाया तो वो मान लो 5 मीटर के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, मतलब चीज़ें चेंज हुई, मतलब वो अपनी जगह से चेंज हो गई। जब हमने फोर्स उसमें और चेंज किया तो वो और ज़्यादा हो गई। मतलब ऐसा नहीं हो सकता वो कम हो जाए या फिर कुछ भी डिफरेंसेस ऐसे कम आए, वो एक दूसरे से कोई मतलब, जो उसका इफेक्ट दोनों का अलग अलग आ रहा था वही उन दोनों को एक साथ लगाने पर भी उतना ही आएगा। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ देख लेते हैं, हमें 10 न्यूटन फोर्स लगाया, कोई चेंजेस उसमें A1 आया है। हमने फिर उसी बॉडी पर कोई F2 फोर्स लगाया तो उसका चेंजेस ये आया है। तो अब बाई चांस हमने सोचा कि यदि उस फोर्स पे दोनों फोर्सेस को एक साथ लगा देंगे तो वही आ रहा है जो A1 या A2। एक सिंपल देख लेते हैं, जैसे हमने कोई एक टेबल ली, उस टेबल पे हमने एक इंसान से बोला कि इसको खींचो, तो उसने खींचना शुरू किया, उसको हटाना शुरू किया, तो उसने थोड़ी दूर तक के लिए उसको खिसका लिया। हमने देखा कि ये नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, हमने क्या किया, फिर दूसरा कोई पर्सन लिया, उस पर्सन से इंडिविजुअली बोला आप इसको खींचो, तो वो उसको खींच के कुछ दूर तक लेके आया। ठीक है, हमने देखा कि यदि इन दोनों अलग अलग इसको खींच के लेके जा रहे हैं, इसकी बजाय हम सोचें कि ये दोनों एक साथ उसको खींच ले जाएं तो वो शायद ले जा सके, तो उन दोनों की जो एक साथ भी लग जाएंगे तो उनकी जो वर्क करने का प्रोसेस होगा, उनका जो फोर्स होगा जो उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी और देखा जाए तो वो अपना रिस्पॉन्स और अच्छा दे देंगे, आराम से उसको ले जा सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या तो फोर्स हम इंडिविजुअली भी लगा रहे हैं, उसका जो रिस्पॉन्स होगा वही हम वो दोनों फोर्सेस एक साथ लगाएंगे तो भी उसके फोर्सेस में कोई चेंज नहीं होगा, वही इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्रता का नियम है। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इस बल को बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है, किंतु बल की क्रिया रेखा पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मतलब इसमें बोल रहा है कि यदि कोई हमने बॉडी ली है, उस पर हमने कोई फोर्स लगाया है, तो उस पर जो फोर्स वाले कार्य कर रहा है वो फोर्स उस जितनी भी क्रिया रेखा होगी उसकी, उस सब पे उस फोर्स का जो इफेक्ट, जो फोर्सेज होंगे उस सारी जगह पर वो सेम होंगे उस पूरी रेखा पर। जैसे हम एक चीज़ मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है, बाइक है, वो ख़राब हो चुकी है, उसको हमें वहाँ से लेके दूसरी जगह लेके जाना है उसको सही कराने के लिए। तो हमने क्या किया, उस बाइक को या तो दूसरी बाइक से या फिर किसी कार से यदि हम खींच रहे हैं उसको, तो क्या करेंगे, एक रस्सी से या किसी चेन से उसको खींचेंगे। तो यदि उस रस्सी से खींचेंगे तो उसको टाइटली बांधेंगे तो वो आराम से खिंचने लग जाएगी, वो आगे तक बढ़ने लगेगी, ठीक है, पुल कर पाएगी वो। लेकिन यदि उसको लूज़ कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ी दूर पे जाके वो रस्सी अपने आप ही खुल जाएगी, तो वो नहीं आगे पहुंच पाएगी। तो हम क्या करेंगे, उस बाइक को बहुत इतना टाइटली उसको बांध देंगे उस मशीन से जिससे कि वो आगे खिंच जाए। तो हम जो टाइटली हम उस रस्सी को बांधेंगे तो हम देखेंगे कि जितना स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे ये मशीन है, जितना फोर्स ये मशीन का इस पे पड़ रहा होगा, यहाँ इस पॉइंट पे होगा, उतना ही फोर्स इस पॉइंट पे होगा, उतना ही फोर्स इस पॉइंट पे होगा। तभी तो यदि ये वो खींच पा रही है उसको, इस बॉडी को, इस बाइक को, तभी तो खींच पाएगी। यदि नहीं, इतना यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, फिर यहाँ और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, तो यहाँ जाके तो फिर होगा ही नहीं, तो वो आगे खींच ही नहीं पाएगी। तो इसलिए उसको इतना टाइटली बांध लें कि वो आराम से उस बॉडी को या उस बाइक को खींच के ले जाए। तो ये तभी फॉलो करेगा, ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्सेस का जो ये प्रिंसिपल है, तभी फोर्स काम करेगा जब जो वो रस्सी या हम कोई भी चीज़ उस पर कर रहे हैं उस पर पूरी हर जगह पे बहुत दृढ़ता से बड़ी हो, मतलब बहुत टाइटली बंधी हो। तो इस वजह से उस सारी जितनी भी क्रिया रेखा होगी, ये क्रिया रेखा ही तो ये कार्य कर रही है, एक रेखा बनी हुई है, किसी चीज़ से खींच रहे हैं, तो
इस सब पर जो इस बिंदुओं पर फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा। तो इससे यही पता चल रहा है, इजीली समझ में आया होगा, यदि किसी पिंड पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इस बल को बल की क्रिया रेखा के किसी भी बल पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है, किंतु बल की क्रिया रेखा पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ी होनी चाहिए। वही मतलब किसी भी पॉइंट पर उसको कार्य करता हुआ मान लें, लेकिन वो टाइटली बंधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया इस जगह। अब नेक्स्ट यहाँ ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं, ये है पैरामीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों को मापने के यंत्र। ऐसी राशियाँ जिन्हें मानक पदों में मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि कोई भी हम राशि को, जैसे मैग्नीट्यूड है या कोई भी चीज़ है, किसी को किसी न किसी उसमें मापा जाएगा, यूनिट में मापा जाएगा और उसकी एक नंबरिंग होगी। उस तरीके से तो हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें मान लो पटेटो लेने गए या कोई सब्जी लेने गए, तो हमें क्या होगा, उसको एक नंबरिंग देनी पड़ेगी कि हमें 5 किलो आलू दे दो या 5 केजी आलू दे दो, या फिर हम वाटर लेने गए हैं तो 5 लीटर वाटर दे दो। इस तरीके से उसको एक नंबरिंग में और एक यूनिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी वो बता पाएगा कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, केवल कह दो कि हमें ये दे दो तो वो कितना देगा, क्या क्वांटिटी है उसकी, नहीं पता है, तो इसलिए वो फुली उसको हमें एक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा उसका। तो वैसे ही भौतिक राशियों को दो राशियों में डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज़ को अदिश राशि कहेंगे, वेक्टर को सदिश राशि कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो इसलिए इसको देख लो। अब भौतिक राशियाँ क्या है, मैं अभी बोल रही थी कि उसको कहीं एक नंबर से, मतलब परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरा उसको कोई डायरेक्शन होती है। जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई कार या कोई ट्रेन 5 किलोमीटर पर घंटा की उससे चलती है, स्पीड से चलती है, तो मैं किसी और पर्सन को कह रही हूँ कि आपको ये फॉलो करनी है, तो यदि मैं उसको ये नहीं बताऊंगी वो ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, तो नहीं वो जा पाएगा। तो वो क्या हो गई, एक तरह से तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। तो इसलिए भौतिक राशियों को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक उसकी यूनिट होती है। जैसे 5 kg बोला तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और kg जो होगा उसकी यूनिट हो गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/u के, मतलब यूनिट के। यदि हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी जो यूनिट होगी वो कम होगी, यदि न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो यूनिट जो होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो यू की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू कम होगी। जैसे हम रिप्रेजेंट इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो किसी उसमें 1 किलोमीटर है कोई चीज़, या तो उसको हम चेंज करें तो क्या क्या 1 का किलो हेक्टोडेका, ये जानते होंगे, किलो हेक्टोडेका डेसी सेंटी मिली, इस टाइप से। तो क्या होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 1 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, इसकी कम है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इसकी किलोमीटर यूनिट क्या है, यूनिट। तो ये कम, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये कम। तो मैं ये आगे बताऊंगी, अभी इनको थोड़ा कन्वर्जन बताऊंगी थोड़ा बहुत, तो उसमें ये आएगा। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे 5 किलो पोटैटो, 1 लीटर ऑयल, इस तरीके से। द्रव्यमान, मास, टाइम, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कार 5 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो इससे कितने घंटे में कोई बाइक वाला पकड़ पाएगा, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा कि वो 5 किलोमीटर की दूरी से यदि वो चल रही है तो किस डायरेक्शन में चल रही है, तो मैं ये भी बताना पड़ेगा। बाई चांस मान लीजिए 5 किलोमीटर तो हमने बता दिया वो जा रही है कि ईस्ट डायरेक्शन में, और हम वो बाइक वाला हमने कह दिया, वो चल दिया कि अरे कोई डायरेक्शन तो पता ही नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंगली ईस्ट की जगह वेस्ट में चल रही है, तो वो उसे कभी नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो इस वजह से अब ये थोड़ा भौतिक राशि है में से अदिश राशि बताइए, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, इसके मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन। सदिश राशियाँ बाई चांस वेग है, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन, दाब, प्रेशर, तो इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बताऊंगी इसका थोड़ा कन्वर्जन भी बताऊंगी और कौन कौन सी क्या है फंडामेंटल यूनिट का, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो 4th वीडियो होगी, जिसके बाद ये पूरा फिनिश हो जाएगा फर्स्ट यूनिट।
ठीक है, तो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए जिससे उनकी हेल्प हो सके।